नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बेतिया के चरगाहा गांव में दो महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। पीटने का आरोप महिला के भैंसूर बिल्टू राम और उसके साथियों पर लगा है। घटना 11 सितंबर की बताई जा रही है, जब लाठी डंडे से महिलाओं को पीटा गया। इतने से मन नहीं भरा तो महिलाओं पर पत्थर से भी वार किया गया। घायल महिलाओं का इलाज जीएमसीएच में चल रहा है। महिलाओं का आरोप है कि इस मामले में पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चरगाहा गांव की है। दरअसल घायल महिला प्रेमशीला की बेटी के साथ उसके भैंसूर की बेटी का झगड़ा हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि भैंसूर ने अपने कुछ दबंग साथियों को बुला लिया और फिर सभी ने मिलकर परिवार की दो महिलाओं की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस पहुंची, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। सोमवार को हुई इस मुठभेड़ में 3 अपराधी और एक चाय दुकानदार को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर 3 बजे के आसपास अपराधी पंचरुखी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में लूटपाट करने पहुंचे थे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची और अपराधियों को चारों ओर से घेर लिया, जिसके बाद अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। 3 अपराधियों को पुलिस की गोली लगी है, वहीं एक चाय दुकानदार को भी गोली लगी है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। घायलों का इलाज एसकेएमसीएच और प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। दरअसल पुलिस से घिरते देख अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अपराधी घायल हो गए। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज पर स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस अधिकारियों की तरफ से इतना ही बताया गया कि विशेष जानकारी बाद में दी जाएगी। 2 सितंबर को धनबाद में हुए नीरज तिवारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर अमन सिंह गैंग के मास्टरमाइंड रौनक गुप्ता समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक स्कॉर्पियो, 2 बिना नंबर की बाइक, 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल बरामद किया है। कतरास थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो अपराधियों के तार बिहार से जुड़ते दिखे। एक टीम पटना गई थी, एक टीम सिवान गई थी और तीनों जगह पे हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से विभिन्न जानकारी हासिल की और फाइनली हम लोग इन 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक नीरज तिवारी और रौनक गुप्ता के बीच पुरानी दुश्मनी थी। हत्या के 2 दिन पहले ही रौनक गुप्ता जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद उसे इस बात का डर था कि नीरज तिवारी उसकी हत्या कर देगा। लिहाजा नीरज तिवारी के निशाना लगाने से पहले ही रौनक गुप्ता ने अपना रंग दिखा दिया और अपने साथियों के साथ मिलकर धर्मशाला के पास 2 सितंबर की रात ताबड़तोड़ फायरिंग कर नीरज तिवारी का काम तमाम कर दिया। बिहार के कई जिलों में ड्रग माफिया और नशे के सौदागर सक्रिय हैं। गया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने फिल्मी अंदाज में भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ सप्लायर को गिरफ्तार किया है। गया पुलिस को काफी दिनों से मानपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर के खरीद बिक्री की जानकारी मिली थी, लेकिन जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो पहले ही अपराधी फरार हो गए। गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने स्पेशल टीम गठित कर 3 दिनों की छापेमारी में बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस की विशेष टीम ने इस दौरान लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य का 2 किलो 200 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया। साथ ही 3 सप्लायरों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल भी जब्त किया गया। तीनों अपराधी गया जिले के टनकुप्पा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनमें सूरज कुमार, सुमन कुमार उर्फ लोकेश एवं आलोक कुमार शामिल हैं। इन लोगों के पास ब्राउन शुगर के 2 पैकेट जिसका वजन 2 किलो 200 ग्राम था वो मिला है। बताया जा रहा है कि इनके तार झारखंड के बरही जिले से जुड़े हैं और इस धंधे में कई सफेद पोश भी शामिल हैं। नशे के कारोबारी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। कहीं शराब तस्करी में जुट गए हैं तो कहीं गांजे की स्मगलिंग हो रही है। लखीसराय की बढ़ैया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चैतपुर गांव स्थित 83 टोला में छापेमारी की।
जहां 3 घरों से 109 पैकेट के कुल 1100 किलो गांजे के साथ साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जब्त गांजा का बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ बताया गया है। हालांकि छापेमारी में कुख्यात गांजा तस्कर रोशन कुमार भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसपी ने बताया कि भारी मात्रा में गांजा लाकर 83 टोला में छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी। 3 घरों में पुलिस ने तलाशी ली और गांजा जब्त किया, साथ ही सरगना के सहयोगी को गिरफ्तार किया। हालांकि मुख्य सरगना रोशन सिंह पुलिस की आने की सूचना के बाद फरार हो गया। एसपी ने छापेमारी में शामिल जवानों को पुरस्कार देने की घोषणा की। नवादा में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। वारसलीगंज के रसलपुर गांव में अवैध शराब निर्माण के ठिकानों पर टीम ने दबिश दी। इस दौरान करीब 3200 किलो महुआ जावा को नष्ट किया गया, साथ ही 80 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया गया। इस कार्रवाई में 6 अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। हालांकि शराब कारोबारी फरार होने में कामयाब हो गए। जहरीली शराब कांड के बाद से नवादा जिला प्रशासन सक्रिय है। पुलिस ने रसलपुर गांव में अवैध शराब की सूचना पर कार्रवाई की। यहां से पुलिस को कच्चा स्प्रिट समेत दूसरे सामान भी मिले। दरअसल राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में शराब की डिमांड बढ़ गई है। जाहिर है तस्कर इसका फायदा उठाने की जुगत में है। सबसे बड़ी बात है कि शराब बंदी कानून के बने 5 साल बीत गए, लेकिन शायद तस्करों को इसका डर नहीं है, तभी तो हर गुजरते दिन कहीं न कहीं शराब की खेप पकड़ी जा रही है। किशनगंज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बहू से बदला लेने के लिए एक दादी ने अपने 3 साल के पोते की ही हत्या कर दी। हत्या का खुलासा तब हुआ जब पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगी। मामला टाउन थाना क्षेत्र के खड़गा हवाई अड्डा मोहल्ला की है, जहां एक 3 साल का बच्चा तंजील अचानक खेलते खेलते लापता हो गया। जब शाम को तंजील घर नहीं लौटा तो परिजन और आसपास के लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं लगा। अगले दिन यानी कि 7 सितंबर की सुबह 3 साल के मासूम तंजील का शव उसी के घर के कुछ दूर खगड़ा कृषि भवन के पास एक पोखर में मिला। घटना के एक दिन पहले ही बच्चे के पिता ने किशनगंज टाउन थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की तो वीडियो में बच्चे को उसकी दादी अफसाना खातून ही गोद में लेकर जाती हुई नजर आई। पुलिस के दबाव से घबराकर अफसाना खातून ने टाउन थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। कई शहरों में नाम में बदलाव के बाद अब बिहार की राजधानी पटना से सटे बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। नाम बदलने की मांग को लेकर पहले भी आवाजें उठती रही हैं, लेकिन बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग को लेकर जब सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया तो बड़े ही सधे अंदाज में चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। अरे क्या फालतू बात है, बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा? मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, उगरे के नाम बदलेगा? क्या बात करते हैं बख्तियारपुर? बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का बात करते रहता कि यहीं पर हुआ, इसी से नालंदा गया। और आपको मालूम है जब ऑल इंडिया कानून बन रहा था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के मेंबर ने क्या कहा कि कहा गया कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया कि बख्तियारपुर में कैंप रखा था, और इस बार इसी बख्तियारपुर में जन्म लिया हुआ एक आदमी है जो नए सिरे से फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहा है। ये सब फालतू चीजें सब। बख्तियारपुर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म स्थान है। ऐसे में बख्तियारपुर का नामकरण मुख्यमंत्री के नाम पर करने की मांग बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल की ओर से उठाई गई है। ये डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की शख्सियत ही है कि उनकी पहली पुण्यतिथि पर सियासत के दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने मुजफ्फर पहुंचे। उनकी शख्सियत की ताकत ही है कि आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के कई नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनका कद ही है कि सियासत के धुर विरोधी एक साथ एक मंच पर बैठे नजर आए। पुण्यतिथि के मौके पर एक बार फिर तेजस्वी ने ये मांग दोहराई कि रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह के नाम पर राजकीय समारोह घोषित हो, साथ ही दोनों की प्रतिमा लगाई जाए। रामविलास पासवान जी और आदरणीय रघुवंश बाबू का भी सरकार को घोषणा करना चाहिए कि मूर्ति स्थापना हो। समाजवादी नेता, सहज स्वभाव वाले रघुवंश प्रसाद सिंह की पहचान एक प्रखर समाजवादी नेता के तौर पर रही है। उन्हें मनरेगा का असली शिल्पकार भी माना जाता है।
पिछले साल आज ही के दिन कोरोना बीमारी से पीड़ित होने के बाद उनका निधन हो गया था। किशनगंज जिला प्रशासन की ओर से जारी यही वो पत्र है जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। 18 अगस्त को पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद किशनगंज जिला प्रशासन ने यह पत्र जारी कर लोगों से अपील की है कि इलाके में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के बारे में जिला प्रशासन को जानकारी दें ताकि घुसपैठियों की पहचान की जा सके। लेकिन इस पत्र पर MIM के प्रदेश अध्यक्ष ने आपत्ति जताते हुए सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। अवैध रूप से जो लोग भी रह रहे हैं हम खुद उसकी मुखालिफत करते हैं, लेकिन बांग्लादेशी शब्द लिख करके उस क्षेत्र में बांग्ला भाषी बोलने वाले मुसलमानों को कहीं न कहीं छींटाकशी करने की कोशिश नाजायज की जाती है। भले ही वे अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच की मांग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन MIM की पूरी सियासत इसी पर टिकी हुई है। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट हरेंद्र प्रताप जो पिछले कई सालों से घुसपैठियों पर काम कर रहे हैं, वे आंकड़ों के साथ दावा कर रहे हैं कि बिहार में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं। बारिश की वजह से देवघर एयरपोर्ट के काम में आई बाधा के बाद अब सिविल वर्क के साथ टेक्निकल काम तेजी से चल रहा है। देवघर एयरपोर्ट में कम्युनिकेशन का कार्य पूरा हो चुका है। पिछले दिनों दिल्ली से आए एक एयरक्राफ्ट से ट्रायल कर कैलिब्रेशन सफल होने के बाद अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी सभी तरह के कम्युनिकेशन का काम पूरा हो चुका है। ATC में मेट्रोलॉजिकल मशीनों का ट्रायल हो चुका है। ATC के सभी उन तकनीकी मशीनों से नजदीक एयरपोर्ट कोलकाता, रांची, दुर्गापुर और पटना के साथ कम्युनिकेशन का ट्रायल कर लिया गया है। पिछले दिनों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोलकाता से आए नए तकनीकी अधिकारियों ने कम्युनिकेशन के कार्यों को बारीकी से देखा और फाइनल रूप से टेक्निकल टच भी दिया। टेक्निकल टीम के अनुसार देवघर एयरपोर्ट के ATC की ऊंचाई पर्याप्त है। ATC से एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल एरिया और रनवे को आसानी से देखा जा सकता है। यह ATC एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान कंट्रोलिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। ATC में तकनीकी अधिकारी व कर्मियों की पोस्टिंग पूर्व में ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा की जा चुकी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को पूर्वी सिंहभूम जिले में तैयारी लगभग पूरी हो गई है। वैज्ञानिकों ने पहले अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में तीसरी लहर आने की संभावना जताई थी। उसके मद्देनजर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम तैयारी में जुटी हुई थी, जिसे समय पर पूरा कर लिया गया है। हालांकि अब अक्टूबर या नवंबर में तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। तीसरी लहर से निपटने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 3000 बेड की व्यवस्था की गई। इसमें अधिक से अधिक बेड ऑक्सीजन युक्त होगा, क्योंकि दूसरी लहर में मरीजों को सबसे अधिक जरूरत ऑक्सीजन की पड़ी थी। बच्चे और बेडों के लिए अलग अलग बेड होगा। MGM में कोरोना की तीसरी वेव को लेकर तैयारी पूरी दिख रही है। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का फुल टेस्ट रन हो गया है और ये पूरी तरह से काम कर रहा है। अस्पताल में 130 मॉड्यूलर बेड का ICU बनकर तैयार है। कुछ काम बाकी हैं, जिन्हें इस सप्ताह में पूरा करने का दावा किया जा रहा है। मनरेगा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से कई जगह इसमें घोटाले भी सामने आ रहे हैं। मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला नालंदा के बिहार शरीफ के नक्कटपुर पंचायत में देखने को मिला, जहां अजय प्रसाद नामक बिचौलिए ने गाँव के नामी गिरामी और मालदार लोगों से आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर लेकर मनरेगा मजदूरों की फर्जी सूची तैयार कर ली। खुदाई नहीं करते? नहीं, ये सब कुछ नहीं करते हैं। पूछ लीजिए इस लोग से। उनके नाम से पैसा आया हुआ है अकाउंट पर? नहीं, वो तो रथी वाला नहीं, खुदाई वाला काम नहीं करते हैं। मनरेगा में कभी काम नहीं किया? नहीं। बिचौलिया अजय प्रसाद ने इन लोगों के अकाउंट में मनरेगा की मजदूरी मंगवा ली और फिर उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। बदले में खाताधारियों को 10% कमीशन दे दी गई। इस घोटाले में बिचौलिए से लेकर स्थानीय मुखिया और मनरेगा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। एक फर्जी मजदूर सामने आया जिसने कमीशन लेकर अपने अकाउंट में पैसे मंगवाए और फिर उसे बिचौलिया अजय प्रसाद के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जमुई में 1 साल पहले जोर शोर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शहर की सूरत बदलने की उम्मीद बंधी थी। नगर परिषद ने कूड़े के ढेर की संख्या कम करने की बात कही थी। इससे कूड़ा जमा करने वाले जगहों पर जमा कचरे से रात चलते राहगीरों को परेशानी नहीं होती। बीते साल कोरोना काल में हर दिन शहर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। नगर परिषद के सफाई कर्मी अपने तय समय पर सफाई का कार्य करते दिखे। जिन गलियों में नगर परिषद का कूड़ा वाहन नहीं पहुंच पा रहा था, वहां ट्रॉली मैन के सहारे कूड़े का उठाव किया जा रहा था, लेकिन सब 4 दिनों की चांदनी बनकर रह गई।
एक बार फिर नगर परिषद प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। लाखों रुपए खर्च कर कई सामानों की खरीद तो हो गई, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कचरा उठाने वाला वाहन हो या फिर सैनिटाइजर मशीन, कोई भी सुविधा शहर वासियों को नहीं मिल रही। इतना ही नहीं, ये सब रखरखाव के अभाव में खराब भी हो रहे हैं। हालांकि अधिकारी सब कुछ ठीक होने का दावा जरूर कर रहे हैं। गिरिडीह वन विभाग ने बिरनी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर आधा दर्जन अवैध आरा मिलों को ध्वस्त किया। वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान बिरनी के अलग अलग स्थानों में छापेमारी की गई, जिसमें भलुआ में संचालित कई आरा मिलों के साथ मरगोड़ा में संचालित आरा मिलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही बड़े पैमाने पर कीमती लकड़ियों को जब्त किया गया। काफी सालों बाद बिरनी के इन इलाकों में ऑपरेशन चलाकर आधा दर्जन आरा मिलों को जमींदोज करने के बाद सारे उपकरणों को जब्त भी किया गया। कार्रवाई करीब 3 घंटे तक चली। वहीं अब इन धंधेबाजों के खिलाफ केस करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रेंजर की माने तो बिरनी के इन इलाकों में पिछले कई सालों से आरा मिलों का संचालन गैर कानूनी रूप से किया जा रहा था। छापेमारी में सामने आया कि सभी आरा मिलों में बेशकीमती लकड़ियों की कटाई चल रही थी। हालांकि वन प्रक्षेत्र के पदाधिकारियों को देख आरा मिल संचालक पदाधिकारियों को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे। लंबे समय से बासुकीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद है। इससे जुड़े पंडा, पुरोहित और स्थानीय व्यापारी वर्ग के समक्ष भूखमरी की नौबत आ गई है। स्थानीय लोगों और पंडा समाज ने राज्य सरकार से इस दिशा में पहल करने की मांग कई बार की, लेकिन आवाज अनसुनी कर दी गई। पहले लॉकडाउन और अब लगातार दूसरे वर्ष श्रावण मेला के बाद भादो मेला भी आयोजित नहीं हुआ, जबकि सावन एवं भादो महीना ही यहाँ के लोगों का आय का मुख्य स्रोत है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से बासुकीनाथ मंदिर बंद रहने से सब ठप है। सोमवार को दुमका में भाजपा का 10 सदस्यीय शिष्टमंडल डीसी से मिला। लंबे समय से मंदिर बंद है और हमारे पुजारी लोगों का जो स्थिति बना हुआ है वो बिल्कुल ही दयनीय है। कोविड-19 का गाइडलाइन पालन करते हुए मंदिरों को खोला जाए। नेताओं ने विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और डीसी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जल्द मंदिर खुलवाने का आग्रह किया। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण धार्मिक स्थल समेत विभिन्न संस्थान पूरे देश में बंद थे, लेकिन अब सिर्फ झारखंड के मंदिर ही बंद हैं। धान की फसलें लहलहा रही हैं, लेकिन शेखपुरा में किसान खाद के लिए जूझ रहे हैं। खाद नहीं मिलने से उन्हें फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में यूरिया मिलने की सूचना पर दर्जनों गांव के किसान सुबह से वहां पर पहुंच गए। भीड़ अधिक होने पर मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। वहीं लोगों ने खुद लाइन में लगने की बजाय अपने चप्पलों को लाइन में लगा दिया और कई घंटे इंतजार के बाद नंबर आने पर खाद लेकर घर लौटे। इस दौरान लोग आक्रोशित नजर आए और बारिश और बाढ़ के बाद किसानों को यूरिया के लिए दुकानों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। यूरिया नहीं मिलने से फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं। खाद मिलने की सूचना जहां से आ रही है, किसान वहीं पहुंच जा रहे हैं। खाद वितरण के दौरान लोगों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इधर सुबह से भूखे प्यासे किसानों ने धूप और भीड़ से बचने के लिए नया रास्ता निकाला और लाइन में खड़े न होकर चप्पलों को ही लाइन में लगा दिया। सिमडेगा के शहीद सपूत जॉन ब्रिटो गिरो 13 सितंबर को उनकी शहादत दिवस है। सोना में मशीन गन मैन के नाम से प्रसिद्ध जॉन को श्रीलंका में शांति सेना के सदस्य के रूप में ऑपरेशन पवन में भेजा गया था। वहां एक युद्ध के दौरान बारूदी सुरंग की चपेट में आने से जॉन 13 सितंबर 1989 को वीरगति को प्राप्त हुए थे। शहीद जॉन ब्रिटो को 23 अप्रैल 1990 को तत्कालीन राष्ट्रपति ने वीर चक्र से सम्मानित किया था। तब से हर साल पिंडा टांगर गांव में शहीद जॉन की याद में शहादत दिवस मनाया जाता है। इस दौरान तमाम अधिकारी और गांव के लोग मौजूद रहे। सभी ने वीर सपूत को याद किया। सरकार की ओर से शहीद के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया था, जिसमें पक्का घर, नौकरी, पेंशन का प्रावधान था। लेकिन शहीद के परिवार को आज तक कोई सुविधा नहीं मिल सकी। हालांकि एसडीएम ने सरकारी वादे जल्द पूरे करने का भरोसा दिया है। धार्मिक नगरी गया में तो ऐसे कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन 2 मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर। इन दोनों मंदिरों में हर दिन हजारों लोग भगवान विष्णु और बुद्ध के चरण पर पुष्प अर्पित करते हैं। कुछ दिन पहले तक ये फूल कूड़े में फेंक दिए जाते थे।
अब जिला वन विभाग इन दिनों मंदिरों से निकलने वाले इन फूलों से अगरबत्ती बना रहा है। पूजा के दौरान चढ़ाए जाने वाले फूलों की महक अब लोग अपने घरों में भी ले सकेंगे। वन विभाग इन फूलों से बनी अगरबत्ती को विदेशों में भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल पूरे देश में इन दिनों कूड़े का एक बड़ा संकट हो गया है। अब कूड़े को रिसाइकलिंग और अन्य उपयोग करने पर ज्यादा जोर दिए जा रहे हैं। इसी के तहत वन विभाग ने गया जिले में खास पहल की। विभाग ने डुंगेश्वरी वन समिति और फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी की मदद से अगरबत्ती निर्माण शुरू कर दिया है। इससे मंदिरों में फूलों से लगने वाले कूड़े से निजात मिल गई। वहीं दर्जनों वनवासी को रोजगार के साधन उपलब्ध हुए। देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र में बाबा बैद्यनाथ मंदिर से निकलने वाले फूल और बिलपत्र से वर्मी कंपोस्ट बनाने की शुरुआत 2018 में की गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण अब ये प्लांट बंद हो गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से मंदिर बंद हैं और इस वजह से अब फूल और बेलपत्र मंदिरों से नहीं निकल रहे। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए पावर ग्रिड ने क्रेशर मशीन दिया था, जो यहाँ पर खाद बनाने का काम कर रहा था। किसानों को कम कीमत पर ये खाद दिए जाते थे। जाहिर है किसानों को वर्मी कंपोस्ट का फायदा भी नहीं मिल पा रहा, लेकिन अब इसके लिए वैकल्पिक उपाय के प्रयास जारी हैं। पूसा के वैज्ञानिकों के सहयोग से गोबर और कूड़े से जैविक खाद बनाने की पहल की जा रही है, लेकिन इसकी गुणवत्ता फूल और बेलपत्र वाले खाद से कम होगी। इसे लेकर पूसा केंद्र के वैज्ञानिकों का सहयोग लिया जाएगा। मंदिरों में छुआछूत की खबरें जरूर आती रहती हैं, लेकिन हजारीबाग के चौपारण में अनोखा उदाहरण सामने आया, जहां हथिया बाबा मंदिर पशु प्रेम और सामाजिक बदलाव के मंत्र का प्रतीक बना है। यहां मंदिर में गजराज की पूजा की जाती है। वहीं दलित पुजारी होने से जाति बंधन और छुआछूत पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब मिलता है। यहाँ के पुजारी दलित परिवार से हैं और फिलहाल उनकी तीसरी पीढ़ी मंदिर में सेवा दे रही है। इस मंदिर की स्थापना 1973 में की गई थी। मंदिर के प्रति आस्था इतनी कि जीटी रोड से गुजरने वाली हजारों गाड़ियों के ड्राइवर यहाँ मत्था जरूर टेकते हैं। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से सड़क हादसों में कमी आती है। खाई में गिरने के बाद हाथी का मृत्यु हो गया। खाई में गिरता था और तभी इस मंदिर का आचार प्रचार हुआ और इसका पूजन सेवन हुआ। हथिया बाबा का ये मंदिर लाखों जनों की आस्था का केंद्र और पशुओं से प्रेम करने और छुआछूत को तोड़ने की सीख दे रहा है। घाटशिला अनुमंडल में मूसाबनी प्रखंड के सरहुदा गांव में महिलाओं ने समस्याओं के बीच रोजगार के अवसर खोज निकाले हैं। गांव में न सड़क है, न पानी और न ही स्वास्थ्य सुविधा, लेकिन ग्रामीण महिलाएं रेशम कीट का पालन कर स्वरोजगार से अपनी आर्थिक स्थिति बदल रही हैं। गांव की महिलाओं ने गांव में तसर के कुकून से तितली का अंडा तैयार कर उसे बेचना शुरू किया है। इस बार 50,000 कुकून तैयार किए गए हैं, जिससे तितली का अंडा तैयार किया जा रहा है। पिछले साल महिलाओं ने 2 लाख का कारोबार किया था, लेकिन इस बार तितली के अंडे बेचने में परेशानी आ रही है। इस समस्या की खबर जब बीडीओ को मिली, तब उन्होंने गांव में पहुंचकर महिलाओं का हौसला बढ़ाया और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। साथ ही लोगों की हर समस्याओं के समाधान की पहल की बात भी कही है। और फिलहाल इस